check my answer copies and not just motivate me that I was doing really well, the positive feedback wala mechanism, but also it gave me some really wonderful tips on to how I can improve my score even better. And I have been a student of sociology at Triumph IAS, and Vikash Ranjan sir, he personally guided and mentored me through my sociology answer writing. I would like to thank personally Vikash Ranjan sir for his mentorship in both optional sociology and in essay test series. In this civil services examination also, sociology was my option after consistent guidance of Vikash Ranjan sir, and I scored this time 285 marks. I had sociology as optional. I had taken test series from Vikash Ranjan sir, and the feedback provided by sir for my test was very regular. And hello, my name is Dr. Ritika Aima. I've secured All India Rank 33 in UPSC CSE 2023 and All India Rank 186 in UPSC CSE 2022. In this video, I'll try to talk mostly about the answer writing strategy. I think ये वीडियो उनको ज़्यादा हेल्प करेगा जो घर से बैठ के तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं ऑप्ट करी है विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग. सी हैव गिवन 3 कंसेक्यूटिव मेंस और तीनों बार आई रीच टिल द इंटरव्यू स्टेज, विच मीन्स दैट माई आंसर राइटिंग वॉज डिसेंट इनफ कि मेरे को इंटरव्यू तक ले गई. एंड मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी इसके लिए फॉर द GS पार्ट, एंड ना ही मैंने कोई ऐसा टेस्ट सीरीज लगाया था विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग फॉर GS. सो आई टेल यू व्हाट आई डिड. एंड इंटरेस्टिंगली हर बार जो है मैंने एक अलग टाइप की आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करी है. सो दैट ब्रेक्स द मिथ कि आंसर्स एक पर्टिकुलर टाइप से ही लिखने चाहिए, या इफ समबडी टेल्स यू कि टॉपर शीट्स में आंसर ऐसा लिखा है तो आपको भी ऐसा ही लिखना है क्योंकि उसी से मार्क्स आते हैं, तो ऐसा नहीं है. क्योंकि तीनों बार मैंने 3 अलग तरह से जो है आंसर्स को टैकल किया था. सो विल बिगिन दिस एंड आई विल ऑल्सो गिव यू दिस पॉइंट कि तीनों बार मेरे ऑलमोस्ट सेम आए हैं आंसर राइटिंग में, समवेयर अराउंड 405 to 410, and 3 different approaches were used. So let's begin with the first approach that I followed for CSE 2021. So उस टाइम पे मैंने नया प्रिपरेशन शुरू किया था, तो मैंने भी वही किया जो सब करते हैं, टॉपर्स के आंसर्स को डाउनलोड कर लिया. आई सॉ दैट देयर इज अ पैटर्न टू इट. मैंने 2 4 5 कॉपीज एनालाइज करी और एक लग रहा था कि एक सिमिलैरिटी है, मतलब एक इंट्रो रहता है, एक बॉडी होती है, देन कंक्लूजन आता है. कंक्लूजन हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, तो उसमें कुछ जो है ऐसा दे देते हैं कि क्या करना चाहिए हमें, कोई ऐसी लाइन रहती है. इंट्रो थोड़ा सा डेटा ओरिएंटेड रहता है, तो कुछ डेटा डाल देते हैं उसमें विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन. देन बॉडी में जो है पॉइंट्स डालते हैं. उस टाइम मैंने देखा था दैट मोस्ट टॉपर्स यूज्ड टू पुट अराउंड 8 to 10 पॉइंट्स. तो मैंने भी यही दिमाग में बिठा लिया था कि 10 मार्कर होगा तो 5 पॉइंट लिखेंगे और 15 मार्कर में कम से कम 8 पॉइंट लिखेंगे. उस स्ट्रैटेजी के साथ मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया था. सो आई सेड कि आई क्लियर मेंस, तो हाँ ठीक है, हो गया था क्लियर. बट उसमें ना एक फ्लॉ था, एंड द फ्लॉ वाज दैट वाज वेरी मैकेनिकल. तो जब मैं अपना आंसर खुद एनालाइज किया ना बाद में, तो आई रियलाइज कि ऐसा लग रहा है कि मतलब बस पॉइंट डाले हुए हैं और जैसे कि कोई रट के आया हो तो वो ऐसा आंसर लिखेगा. मेरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसमें दिखती नहीं है. तो फिर सेकेंड टाइम व्हाट आई डिड वाज आई ट्राइड टू फोकस अ लिटिल बिट मोर ऑन शोइंग माई कॉन्सेप्ट कि मेरे को आता है तो कितने अच्छे से आता है, तो उसको थोड़ा सा और ज़्यादा लिख लिया. डायग्राम बहुत सारे डाले थे मैंने सेकेंड टाइम. वो भी मैंने किसी टॉप पे आंसर राइटिंग में देखा था शायद, कि डायग्राम्स या फ्लो चार्ट्स जो है वो दिखाते हैं आपका कि हाउ यू आर एबल टू इंटरकनेक्ट डिफरेंट कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन एक्सेट्रा. तो वो वाला अटेम्प्ट मैंने ऐसे दिया, जैसे हर क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी में देयर वुड बी अ मैप. अगर इकोनॉमी का कुछ है तो उसमें डायग्राम का स्कोप नहीं है, बट देयर वुड बी अ फ्लो चार्ट. अगर साइंस एंड टेक का है तो उसमें साइंस एंड टेक में तो कुछ ना कुछ डायग्राम इनोवेटिव सा, क्रिएटिव सा यू कैन कम अप विद. तो ऐसे करके किया, उसमें भी ऑलमोस्ट सेम मार्क्स आए, बट देन अगेन आई डिड नॉट एंजॉय दैट प्रोसेस. सो दिस टाइम व्हाट आई डिड डिफरेंट इज, व्हाट आई थिंक एवरीबडी शुड डू फ्रॉम द बिगिनिंग इज फाइंड योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. है ना, हमारे सबकी एक स्ट्रेंथ होती है. जैसे सम पीपल में बी वेरी गुड एट डेटा, तो उनको अपने आंसर में डेटा डालना चाहिए. सम पीपल में बी वेरी गुड एट डेफिनेशंस लिखना चीज़ों की, या उनको एक्सप्लेन करना, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग जिसको कहते हैं, तो उनको वो करना चाहिए. आई वॉज गुड एट अ लिटिल बिट ऑफ बोथ बट एनालिटिकल मोस्टली. तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज कि एक प्यारा सा इंट्रो रखेंगे. इंट्रो को हमेशा जो है क्वेश्चन से जोड़ेंगे, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि देयर शुड बी अ ब्रेक इन द फ्लो ऑफ माई आंसर. तो आई रीड द क्वेश्चन, आई अंडरस्टैंड कि कीवर्ड क्या है जिस पे पूछा है. क्वेश्चन चाहे 2 बार पढ़ लो, बट आराम से शुरू करना है उसको. एंड वंस यू स्टार्ट विद द कीवर्ड्स,
start with the same approach that the examiner has taken. मतलब एग्जामिनर का एक माइंडसेट होता है. सपोज ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन ऑन द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन सी लेवल राइज. तो इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी जस्ट अबाउट कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो रही है और क्यों हो रही है. उसकी जगह द इंट्रो इटसेल्फ शुड समराइज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन द बॉडी. तो you'll simply put this line कि okay, sea level rise is happening due to global warming because of this reason, या if you know the data कि इतना सेंटीमीटर का sea level rise हो चुका है as per the whatever institute you are quoting, and कुछ ऐसा कि जो दोनों कीवर्ड है ना, sea level rise as well as global warming, और उसका जो इफेक्ट मैं बताने वाली हूँ वो मेरे इंट्रो itself में आ जाए. That actually keeps the introduction crisp. It takes away this टाइम जो आप बाद में एग्जाम में लगाओगे ये सोचने में कि मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूँ, मैं क्या लिखूँ. तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाता है कि इसका इंट्रोडक्शन इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए ही होगा, एंड किन पॉइंट्स की तरफ या किस डायरेक्शन में मेरा आंसर जाने वाला है वो डिसाइड हो जाना चाहिए इंट्रोडक्शन इटसेल्फ में. सो उससे होता है व्हेन द एग्जामिनर रीड्स इट तो ही नोज कि आपको समझ आ गया है कि क्वेश्चन ने एग्जैक्टली क्या पूछा था. बिकॉज इफ द एग्जामिनर फाइंड्स एम्बिग्विटी इन द इंट्रो तो उसको क्या लगता है कि मतलब इसको पता नहीं है एग्जैक्टली एंड बीटिंग अराउंड द बुश होने वाला आंसर में. लेकिन अगर इंट्रो ही क्रिस्प है तो ही नोज कि इसको समझ आ गया है तो उसने बॉडी भी ठीक ही लिखी होगी, एंड देन वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कीवर्ड्स ढूंढते हुए आगे बढ़ सकता है आंसर में. दैट मेक्स द आंसर मच मोर अपीलिंग एंड रीडेबल टू द एग्जामिनर, विच इज व्हाट आंसर राइटिंग इज अबाउट. आपको कितना ही ज्यादा आता हो, अगर आप उसको आंसर में लिख नहीं पाते विद इन दैट गिवन लिमिटेड टाइम तो उतनी नॉलेज का कोई फायदा नहीं है, वो प्रोडक्टिव नहीं है. सिमिलरली अगर आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं है कि जितने पॉइंट्स आपने लिखे हैं वो एग्जामिनर पढ़ पाए तो भी उस आंसर का कोई फायदा नहीं है. तो एन आंसर शुड बी प्रेजेंटेबल, इट शुड बी रीडेबल टू द एग्जामिनर, एंड इट शुड बी एक्यूरेट आई वुड से विद रिस्पेक्ट टू जो पूछा हुआ है. मतलब बीटिंग अराउंड द बुश कहीं भी लगना नहीं चाहिए, एंड दैट यू कैन ईजिली डू विद द वे यू प्ले विद वर्ड्स. पॉइंट्स ना हमेशा सेम ही होते हैं मोस्टली. कोई भी क्वेश्चन आ जाए ग्लोबल वार्मिंग पे तो उसके जो इम्पैक्ट होंगे वो इन्हीं हेडिंग्स में होंगे. उसका सोशल इम्पैक्ट होगा, उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होगा, उसका कुछ पॉलिसी मेकिंग पे इम्पैक्ट होगा, उसका इम्पैक्ट जो है इंटरनेशनल रिलेशंस पे पड़ सकता है. लेकिन हाउ डू यू राइट दीज पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज व्हाट मैटर्स. तो आप हर एक पॉइंट को ना क्वेश्चन वाले जो कीवर्ड है उससे जोड़ते हुए चलते हो, देन उसमें एक फ्लो आ जाता है. एंड जब आंसर में फ्लो होगा तो इट मीन्स कि ये जो कैंडिडेट है इसका एक मेंटल जो थिंकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी क्लियर एंड वेल डेवलप्ड है, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द मार्क्स दैट वी रिसीव. सो विद रिस्पेक्ट टू दिस लेट्स बिगिन विद सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे मन में होते हैं व्हेन वी स्टार्ट आंसर राइटिंग. तो पहला होता है व्हेन शुड यू स्टार्ट आंसर राइटिंग. मोस्टली क्या होता है जो यंग या न्यू एस्पिरेंट्स हैं तो हम प्री को लेकर इतना परेशान रहते हैं कि वी स्टार्ट आंसर राइटिंग ओनली आफ्टर वी क्लियर द प्रीलिम्स, क्योंकि हमको लगता है कि अगर प्री ही नहीं हुआ तो मेंस का पढ़ के क्या करेंगे. बट दैट्स अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी बिकॉज दैट विल वेस्ट वन होल ईयर ऑफ योर प्रिपरेशन. मान के चलो कि आपने प्री निकाल लिया, अब आपके पास 3 महीने हैं मेंस के लिए, और आपने अब मेंस की तैयारी शुरू करी है, तो आप मेंस तो नहीं निकालेंगे, और अगर निकाल भी लेते हो तो यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रैंक एंड यू विल बी स्टक इन दिस प्रोसेस, क्योंकि अगला पूरा साल जो है आप उस मेंस की तैयारी में, फिर इंटरव्यू की तैयारी में, या फिर आफ्टर मेंस आपका नहीं हुआ तो थोड़ा सा उससे आप परेशान हो जाते हो कि मेरी स्ट्रैटेजी गलत है. तो देन यू स्टार्ट एनालाइजिंग एंड ओवर एनालाइजिंग योर सेल्फ. तो ना एक अजीब सा एक होता है, एक लूप होल जैसा, इसमें आप फंस जाते हो. तो वट यू शुड रादर डू इज पहले अपने आप को ना टाइम देना है इस एग्जाम में. इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड देयर आर 3 डिफरेंट स्टेप्स, और तीनों अलग है और तीनों की स्ट्रैटेजी भी अलग है. तो प्री की स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट देन मेंस, विच इज डिफरेंट देन योर इंटरव्यू. तो हर एक को समझते हुए आराम से टाइम देते हुए चलो. एंड बिफोर यू इवन अटेम्प्ट योर प्रीलिम्स, रिमेंबर यू शुड बी मेंस रेडी, बिकॉज यू कैन नॉट गेट मेंस रेडी बिटवीन द प्रीलिम्स एंड मेंस वाला 3 months. You have to be mains ready, then you give prelims. Prelims is a much more uncertain game because that one day, वो दो घंटे आप बैठते हो पेपर देने, lot of things might not go in your favor. तो हो सकता है कि आपको आता है, आपने बहुत मेहनत करी, लेकिन आपका प्री ना हो, वो थोड़ा सा लक बेस्ड भी होता है. बट मेंस में ना लक कम हो जाता है एंड योर हार्डवर्क को दिखाने का पोटेंशियल इज मच हायर. तो अगर मैंने मेंस में अच्छे से तैयारी करी हुई है तो हो सकता है मेरा इस साल प्री ना हो, नेक्स्ट साल हो जाए, लेकिन जब भी होगा तो देन आई विल एनकैश दैट अपॉर्चुनिटी. सी मेंस लिखना अपने आप में ना एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी की बात है, और आपको जब भी मिलेगी तो यू शुड बी एबल टू एनकैश इट. मतलब उस बार तो आपको सबसे बढ़िया ही करके आना है,
बिकॉज आपको वो मौका मिला है। तो इसमें व्हेन टू बिगिन में ये है कि स्टार्ट योर आंसर राइटिंग एज सून एज यू आर डन विद योर प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। तो सपोज मैं अगले साल का मेंस देना चाहती हूँ या अगले साल का अटेम्प्ट देना चाहती हूँ फॉर दैट मैटर, तो अभी मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लूँगी इस साल, अब मेरे पास इनफ टाइम है, इस 5-6 मंथ्स, एंड देन नेक्स्ट जनवरी से आई विल फोकस 2-3 मंथ्स एक्सक्लूसिवली ऑन मेंस आंसर राइटिंग। एंड उसके बाद मेरे को 2-2.5 महीने चाहिए सिर्फ प्री ओरिएंटेड पढ़ाई के लिए। लेकिन प्री ओरिएंटेड पढ़ाई से पहले मैंने मेंस का सिलेबस कर लिया होना चाहिए, मैंने अपना ऑप्शनल अच्छे से कर लिया होना चाहिए, मैंने मेंस की आंसर राइटिंग कर ली होनी चाहिए। नाउ व्हाट डज इट मीन्स कि आंसर राइटिंग कर लेनी है, तो कितनी आंसर राइटिंग करनी है? सो इफ यू हैव अ गुड 1 मंथ कि मैं ये 1 मंथ मेंस को देने वाली हूँ, आप सुबह कुछ पढ़ लो या आप शाम में पढ़ लो, बट कीप अ सेपरेट टाइम ऑफ द डे 1 to 2 hours एटलीस्ट जस्ट फॉर आंसर राइटिंग। और इसमें हो सके तो 5 to 10 क्वेश्चंस पर डे कर लो। ना व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस शुड दे बी? क्या ये PYQ होना चाहिए या फिर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के भी क्वेश्चंस रहते हैं, एवरीडे मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन वो देते हैं। दैट इज़ योर विश, बट आइडियली आई वुड से स्टार्ट विद द PYQs, क्योंकि UPSC PYQs आपको बताता है कि एग्जैक्टली एग्जाम में क्या आएगा। Once you are done with PYQs of say last 8 to 10 years, then आपके पास टाइम है तो प्लीज गो एंड डू द कोचिंग वाले क्वेश्चंस ऑल्सो। कोचिंग वाले क्वेश्चन आपको ये बताते हैं कि अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ गया तो हाउ विल यू हैंडल इट, क्योंकि आई हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस जो कोचिंग वाले आते हैं वो थोड़ा सा UPSC से अलग होते हैं। दे आर गुड बिकॉज दे चैलेंज यू इन अ डिफरेंट वे, कि अगर UPSC ने कभी कोई बाउंसर क्वेश्चन दे दिया अपने यूजुअल पैटर्न से अलग, तो वो भी आप टैकल कर सको बिना परेशान हुए। But the best question bank source that you have is UPSC PYQ itself. And बहुत सारे questions है उसमें, आपको आराम से 1-1.5 महीना निकल जाएगा and you will be solving those questions itself. So let's first start with those. Then comes the question that how should you evaluate it? See, because I said कि मैंने किसी आंसर राइटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं किया था, so I was self evaluating. अगर आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो it solves that part of evaluation. आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा क्योंकि कोई और आपको इवेल्युएट करके दे देगा। बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट ऑल्सो, दैट इज़ कि मोस्टली जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं दे हैव अ वेरी स्टैंडर्ड पैटर्न जिसके बेसिस पे वो इवेल्युएट करते हैं। तो आपका जो यूनिक तरीका है ना आंसर राइटिंग का, दे विल नॉट अप्रिशिएट इट दैट मच, वो उसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सपोज आप इंट्रो किसी क्रिएटिव तरह से लिखते हो तो आपको कह देंगे कि नहीं आप ऐसा मत लिखो, आप सिंपल 1 लाइनर लिख लो, आप फैक्ट लिख लो, आप ये कोई इंस्टीट्यूट है उसको कोट कर लो। तो हो सकता है कि आपकी क्रिएटिविटी छीन ले ना। लाइक आई सेड पहले भी कि मार्क्स में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर विच यू एंजॉय राइटिंग, यू विल बी एबल टू स्कोर वेल, नंबर 1। नंबर 2, यू विल सेव टाइम। तो इस अटेम्प्ट में ऐसा ही हुआ था। आई हैड डिवाइस्ड अ स्ट्रैटेजी फॉर माई सेल्फ, सो आई वर्कड ऑन माई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एंड उस हिसाब से आई हैड अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ राइटिंग एन आंसर। लेकिन दैट स्ट्रक्चर्ड वे इज समथिंग दैट वर्क्स फॉर मी, इट मे नॉट वर्क फॉर यू। तो मैं आपको वो स्ट्रक्चर नहीं बता सकती कि आपको भी ऐसे लिखना चाहिए, बट जो आपके लिए बेस्ट है आपको वो थोड़ा टाइम लगा के ढूंढना चाहिए और वैसे ही लिखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ना फिर वो फ्लो में आ जाता है। यू नॉट वेस्ट टाइम थिंकिंग कि मैं कैसे शुरू करूँ, देन थिंकिंग कि मैंने पूरा आंसर लिख लिया, फिर सोच रही हूँ कि मैं कैसे कंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि उस सर ने तो कहा था कि कंक्लूजन में फॉरवर्ड लिखना चाहिए, तो मेरे को तो कुछ आ नहीं रहा है इस वक्त डेटा याद। वो टाइम वेस्ट हो जाता है बिकॉज इट इज़ नॉट योर नेचुरल वे ऑफ राइटिंग। तो अपना नेचुरल वे एक बार ढूंढ के उसी को वेल डेवलप करेंगे तो आप सबसे बेहतर आंसर लिख पाएंगे और आप टाइम बचा पाएंगे। इस एग्ज़ाम में सबसे बुरा क्या लगता है दैट आप एग्ज़ाम देने जाओ, आपको सब आता हो और आपका क्वेश्चन छूट जाए। दैट विल नॉट जस्ट बी बैड इन द सेंस आपको बुरा लग रहा है, दैट विल अफेक्ट योर स्कोर ऑल्सो एंड इट विल अफेक्ट योर रैंक ऑल्सो। तो बेस्ट है कि टाइम ऐसे मैनेज हो जाए कि आखिरी में मेरे पास 5-7 मिनट भी बच जाएं। एंड इफ समबडी हैज़ गिवन मेंस बिफोर, तो उनको पता होगा कि आखिरी के 5-7 मिनट बचा पाना कितना मुश्किल है। यूजुअली ऐसा होता है कि उन 5 मिनट्स में आपको 2 10 मार्कर करने रहते हैं, मतलब कम से कम 4 पेज भरने होते हैं ना आखिरी 5 मिनट में। तो अगर मेरी स्ट्रैटेजी शुरू से ही ऐसी है कि मैं इतना बढ़िया टाइम मैनेज कर पा रही हूँ कि वो 5 मिनट्स आई गेट जस्ट टू रिवाइज और जस्ट टू गो थ्रू माई पेपर, तो इट कॉजेज अ ह्यूज बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस से होगा कि GS1 मैंने बढ़िया कर लिया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो जब GS2 करने जाऊंगी ना वो और भी बढ़िया हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस का ही गेम है UPSC। प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस चाहिए ताकि आप वो तुक्के मार सको,
मेंस में कॉन्फिडेंस चाहिए ताकि जैसा भी क्वेश्चन आए यू अटेम्प्ट इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. एंड इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस चाहिए टू बी एबल टू प्रेजेंट योर ओन पर्सनैलिटी इन द बेस्ट वे पॉसिबल. तो वो कॉन्फिडेंस इन्हीं छोटी चीज़ों से आती है दैट आप हर एक स्टेप पे जो है अपना बेस्ट दे पा रहे हो. फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड वर्क ऑन इट. सो आई विल टेल यू समथिंग अबाउट हाउ टू इवैल्यूएट योर आंसर्स. व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि सपोज आज एक क्वेश्चन है, मैंने वो अटेम्प्ट किया और मैंने सुबह मान लीजिए 9-10 बजे लिख लिया आंसर. अब मैं कुछ और करूँगी, हो सकता है कोई और सब्जेक्ट पढ़ लिया या कुछ ऑप्शनल कर लिया या करंट अफेयर्स कर लिए, मतलब सच दैट थोड़ी देर के लिए मैं उस क्वेश्चन को भूल जाऊँ अपने माइंड से. नाउ आफ्टर अ फ्यू आवर्स व्हेन आई गो बैक टू दिस क्वेश्चन, तो एक न्यू पर्सपेक्टिव से आई वाज एबल टू एनालाइज दैट क्वेश्चन. तो तब मैं रियलाइज करती थी कि यार आते तो मेरे को और भी अच्छे पॉइंट्स थे, तो मैंने वो नहीं लिखे. देन आई वुड टेक अ रेड पेन एंड आई वुड एनालाइज एंड चेक माई ओन आंसर्स. वहाँ से मैंने ये रियलाइज़ किया कि डिफरेंट तरीकों के साथ जो है हम एक्सप्लोर कर सकते हैं आंसर राइटिंग में. जैसे मैंने पहले ही कहा है कि एथिक्स के आंसर थोड़ा ऐसे टाइप होने चाहिए, और अगर आप साइंस टेक के आंसर करते हैं तो वहाँ पे आप पॉइंटर ज़्यादा डाल सकते हैं, वहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हो. बट यू माइट नॉट फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी फॉर इकोनॉमी. तो ये स्ट्रैटेजीज जो है ना, ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करके ही आती हैं. एंड इसमें सेल्फ एवेल्युएशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज आपको पता होता है कि कौन सा टाइप का आंसर आपको ईजिली सूट कर रहा है एंड आप उस पर बिल्ड करते हो. देन सेल्फ एवेल्युएशन का एक और फायदा विच इज यू डू योर ओन रिसर्च. तो क्या होता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, फिर जब मैं उसको टेस्ट करती हूँ या अपने आप को चेक कर रही होती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि यार इसमें ना कुछ मिसिंग है, कुछ अच्छा डेटा आना चाहिए था. सो देन आई गूगल इट एंड विद दैट रिसर्च ऑन दैट टॉपिक आई फाइंड से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट इट, या 2-4 मेरे को एक्स्ट्रा कोई नॉलेज की चीज़ें मिल जाती हैं जो हो सकता है मेरे को नेक्स्ट आंसर लिखने में हेल्प करे. हैड इट बीन जस्ट somebody else evaluating, तो हो सकता है वो मेरे को एक कॉमन डेटा जो, क्योंकि उनके तो मॉडल आंसर्स होते हैं, सो ही वुड गिव मी द सेम डेटा जो उसने मॉडल आंसर में रखा है एंड ही वुड गिव दैट सेम डेटा टू 100 डिफरेंट स्टूडेंट्स. बट व्हेन यू डू योर ओन एनालिसिस कि इसमें क्या रिसर्च करती हूँ, इस टॉपिक पे क्या लिखना चाहिए था मेरे को, तो हो सकता है कि आपको यूनिक डेटा यूज़ कर ले. इनफैक्ट व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं ऐसा डेटा रखती थी कि एक डेटा याद किया वो कम से कम 4-5 सब्जेक्ट में चल जाए. सो ऐसा कुछ होते हैं, कुछ ऐसे इंटरकनेक्टेड से या कॉमन से डेटा पॉइंट्स जो आप आराम से यूज़ कर सकते हो. बट दैट विल ओनली कम व्हेन यू आर डूइंग योर ओन रिसर्च, यू आर एनालाइजिंग योर ओन आंसर्स. तो आई थिंक दैट कैन बी अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. बस शुरू के 1.5-2 महीने ये करना रहता है. एक बार आपका आंसर राइटिंग का फ्लो डेवलप हो जाए, देन देयर इज नो नीड टू कीप इवैल्यूएटिंग योर आंसर्स फर्दर, अनलेस बीच में कभी कर लिया. देन इट इज़ मोस्टली अबाउट मैनेजिंग टाइम एंड राइटिंग फास्ट. वो करने में अनदर 1.5-2 महीने लग जाते हैं अक्सर. आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड आंसर राइटिंग, तो 3 घंटे का पेपर होता है. आई डिड इट इन 6 आवर्स, क्योंकि मेरे को आता सब था, लेकिन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू पुट इट इन पॉइंट्स. बहुत सोचना पड़ रहा था पॉइंट बनाते वक्त. फिर करते करते एक टाइम ऐसा आ गया कि घर पे आई कुड फिनिश इट इन 2 hours 50 minutes, और 10 मिनट बच भी जाते थे. तो वो तभी होता है व्हेन यू प्रैक्टिस इनफ. और फिर ऐसा होता है कि ना वो सबकॉन्शियसली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके ब्रेन में रह जाते हैं, एंड वो टॉपिक देखते ही कि अच्छा ये उस चैप्टर से क्वेश्चन है या ये उस टॉपिक से क्वेश्चन है, वो पॉइंट्स फ्लो में आना स्टार्ट हो जाते हैं. तो आंसर राइटिंग इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस एंड फ्लो. जब आप इसको कर लेते हो 2-2.5 महीने, फिर आपके पास एक गैप आता है, से आपने बहुत आंसर राइटिंग करी, देन आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई में लग गए, तो ये जो आंसर राइटिंग आपने करी थी ना, ये कुछ टाइम के लिए बंद हो जाएगी फॉर दोज से 2 months विच आर जस्ट प्रीलिम्स ओरिएंटेड. बट आप भूलोगे नहीं, आपने मसल मेमोरी में डाल दिया है. सो प्रीलिम्स के बाद व्हेन यू स्टार्ट आंसर राइटिंग, यू विल रियलाइज कि आपका फ्लो पहले से भी इंप्रूव हो जाएगा, बिकॉज दैट इज हाउ मसल मेमोरी वर्क्स. आप एक पॉइंट पे पहुंच जाओगे एंड लेटर ऑन व्हेन यू स्टार्ट दोबारा से आंसर राइटिंग, तो उस पॉइंट से ही आप इंप्रूव करोगे आगे. So this is very important therefore to do it before prelims, then take a break for prelims and then restart. So one very last thing that I will talk about in answer writing is कि कुछ ऐसे doubts होते हैं हमारे मन में. When I started तो मेरे पास भी बहुत सारे doubts थे, जैसे कि पेन कौन सा यूज़ करना चाहिए, जो क्वेश्चन का आंसर बुकलेट होती है क्या उसी पे प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि वो ऑनलाइन मिल जाती है. तो आई यूज्ड टू थिंक कि एवरीबडी एल्स इज डूइंग दैट, तो मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए. नाउ दैट आई लुक बैक एट इट, इतना फ़र्क नहीं पड़ता. सो आई जस्ट यूज टू टेक अ A4 साइज पेपर, मैं उस पर प्रिंट करा लेती थी घर में ही, वो जो ग्रिड पैटर्न रहता है आंसर बुकलेट का, टू गेट इन द हैबिट ऑफ कि कितना मार्जिन कहाँ से रहता है. लेकिन बस इतना ही है. यू सी इट इज़ अबाउट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. तो आपको लगता है कि मैंने प्रैक्टिस अच्छी करी है, तो मैं आंसर राइटिंग हॉल में काफ़ी कॉन्फिडेंट रहूँगी,
तो फिर आप वो बुकलेट्स पे प्रैक्टिस कर सकते हो, बिल्कुल आपकी इच्छा है. सेम अप्लाइज टू द पेन ऑल्सो. लास्ट टाइम आई रोट विद अ सिंपल बॉल पेन क्योंकि मेरी फ्लो आंसर की उसमें ज़्यादा अच्छी आ रही थी. आई वॉज एबल टू राइट एट अ मच फास्टर स्पीड. गॉट ऑलमोस्ट सेम मार्क्स. इस बार ही आई डिड अ V7. आई थॉट कि मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ गई है तो मैं पायलट V7 से भी अच्छा लिख रही हूँ एंड उसकी थोड़ा सा नीटर अपीयरेंस रहती है, थोड़ा सुंदर दिखता है पेपर पे. तो आई ट्राइड V7. उसमें भी ऑलमोस्ट सेम मार्क्स रहे हैं. द ओनली डिफरेंस इज आपको जो सूट करता है पेन आप उसको यूज़ करो. एंड द पॉइंट ऑफ सेइंग ऑल दिस इज कि इतना फ़र्क नहीं पड़ता. सो डोंट गेट बॉदर्ड कि मेरा पेन ब्लैक यूज़ कर रही हूँ या ब्लू यूज़ कर रही हूँ या कौन से टाइप का है, इससे इतना मैटर नहीं होता. वॉट मैटर्स इज जब आंसर को देखते हो ना अपने पेपर पे, आंसर दिखता कैसा है, एज इन क्या इंडेंटेशन है, क्या फॉर्मेटिंग है. मतलब जब आप कोई नया पैराग्राफ शुरू करते हो क्या आप वो 3 फिंगर स्पेस छोड़ते हो, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे पेपर नीट दिखता है. अगर मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ तो क्या मैं एकदम मार्जिन से सटा के लिख रही हूँ या थोड़ा सा गैप देके, थोड़ा सा जो है लाइनिंग के बीच में भी स्पेसिंग रख के, वो चीज़ें सुंदर दिखती हैं. तो वो आंसर को लाइक वी ऑलरेडी सेड रीडेबल बनाती हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम, जहाँ पे कि 10,000 आंसर्स चेक हो रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स के पेपर्स चेक हो रहे हैं, लिमिटेड टीचर्स रहते हैं. तो उनको भी इतने सारे पेपर देख के कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इट इज़ पॉसिबल दैट ह्यूमन एरर हो जाए, दैट इज़ वो हर एक पॉइंट को ना देख पाए, कोई पॉइंट्स उनसे मिस हो जाए, तो हो सकता है कि आपके मार्क्स में वो अफेक्ट करें. सो मेकिंग श्योर दैट ऑल योर पॉइंट्स आर रीडेबल. ज़रूरत पड़ने पे अंडरलाइन कर लिया, हेडिंग दिया तो उसको बॉक्स में डाल दिया, कोई फिगर बनाया तो उसको सुंदर से बॉक्स में डाल दिया. ये छोटी चीज़ें हैं, हो सकता है कि ज़्यादा नहीं तो पर पेपर आपके 2 ही नंबर बढ़ जाएं, तो ऐसे 8 पेपर है तो 16 नंबर बढ़ जाएंगे. तो इट मैटर्स एट दी एंड. तो कोशिश करिए कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं तो अपना बेस्ट हर जगह दें, दैट इज़ आंसर की क्वालिटी में भी, आंसर के कंटेंट में भी. एंड अल्टीमेटली आंसर राइटिंग का ये है कि आपको खुद को देखना है कि आपके आंसर कैसे दिख रहे हैं, आपके आंसर में पॉइंट्स कितने आ रहे हैं. एंड देयर इज़ नो गोल्डन रूल टू इट. आई थिंक यू हैव टू बी बेस्ट इन योर ओन वे. वो आप ही सबसे अच्छा जज कर सकते हैं. एंड दैट ओनली हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग इट. If you want, you can always get your friends and family to evaluate it. But at the end, you know, it is your exam. And कुछ नहीं होगा तो कम से कम आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आप अपने आप को बेस्ट समझ जाओगे, evaluate करना सीख जाओगे. So please start answer writing and best of luck with that. Thank you.